है वो हम यहाँ पढ़ रहे हैं। बैक्टीरिया के अंदर मैंने जनरल कैरेक्टर्स आपको बता दिए थे कि बैक्टीरिया क्योंकि एक प्रिमिटिव टाइप का माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, और जब हम इसकी स्ट्रक्चर और इसकी शेप, साइज़, न्यूट्रिशन, इनकी सबकी डिस्कशन करते हैं, पहली बार बैक्टीरिया नाम सुनते ही हमारे दिमाग में ये आता है कि ये बैक्टीरिया जो है इन्फेक्शन करते हैं, बीमारी क्रिएट करते हैं। तो ये जो है इनके कुछ प्रॉस एंड कॉन्स होते हैं, यानी कि कुछ अच्छाई भी है, कुछ बुराई भी है, जैसे कि हमने फंजाई के केस में भी पढ़ी थी। और ये भी मैंने आपको कल डिस्कस करके बता दिया था कि ल्यूवेनहॉक ने जब माइक्रोस्कोप में फर्स्ट टाइम जो वाटर ड्रॉपलेट को देखा था, है ना, रेन वाटर ड्रॉपलेट को, तो उन्होंने बहुत सारे छोटे छोटे माइक्रोब्स को उसके अंदर ऑब्जर्व किया और उन्होंने नाम दिया इसको एनिमेस्कुलस, है ना, एनिमेस्कुलस जो नाम दिया गया था। ये माइक्रोब्स के लिए फर्स्टली गिवन टर्म थी। उसके बाद धीरे धीरे लोगों को पता चलने लगा कि एयर के अंदर भी छोटे छोटे माइक्रोब्स होते हैं, वाटर के अंदर भी होते हैं। तो माइक्रोस्कोपी की डिस्कवरी के साथ साथ हम इसके और एडवांस कैरेक्टर्स को स्टडी कर पाए, और फिर इसको क्लासिफिकेशन की देने की ज़रूरत पड़ी, क्योंकि इसके कैरेक्टर्स जो है जैसे जैसे हमें पता चले, तो हम देख रहे थे कि उनमें कुछ कैरेक्टर्स प्लांट से और कुछ एनिमल से मैच कर रहे हैं। तो उस केस में हमने इनको एक अलग पोजीशन में रखा और ये बताया कि देखिए इवोल्यूशन की जब हम बात करते हैं ना, जैसे अर्थ पे सबसे पहले लाइफ जो है किस फॉर्म में ओरिजिनेट हुई, तो जब हम उसकी बात करते हैं तो हमको पता चलता है कि सबसे पहले अर्थ पे जो प्लांट ने जो ऑर्गेनिज्म, जो लाइफ ओरिजिनेट हुई थी, दैट इज़ इन वाटर, और उनको हम कहते थे यूनिसेलुलर हेट्रोट्रॉफ्स। तो ऐसे जो ऑर्गेनिज्म सबसे पहले प्रोकैरियोटिक हेट्रोट्रॉफ्स जो हैं वो आज के बैक्टीरिया से मिलते हुए हैं। तो ऐसा माना जाता है कि बैक्टीरिया शायद वो प्रिमिटिव लिविंग बींग्स हैं जो कि सबसे पहले अर्थ पर ओरिजिनेट हुए थे, और उनमें भी आर्की बैक्टीरियाज जो है उनको हम इस कैटेगरी के अंदर रखते हैं, जो इवोल्यूशन के ऑर्डर पे 3.4 बिलियन ईयर वो सबसे पहले यहाँ पे अर्थ पे आए थे। फिर जब क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग इनको प्लेसिंग देने की बात हुई तो अलग अलग 3 किंगडम क्लासिफिकेशन में इनको अलग पोजीशन किया। फिर हैकल का जो 3 किंगडम क्लासिफिकेशन था, फिर आपने सबने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन विटेकर का पढ़ रखा है, तो उसमें प्रोटिस्टा को के अंदर इसको बैक्टीरियाज को पोजीशन करने की कोशिश की। तो ये क्योंकि इनकी यूकैरियोटिक सेल ऑर्गेनाइजेशन भी कई बार हमको मतलब देखने को मिल रही थी माइक्रोब्स की। फिर लेटर ऑन ये पता चला कि भाई ये तो यूकैरियोटिक ऑर्गेनाइजेशन वाले तो प्रोटोजोआज हैं, तो फिर इनको हमने मोनेरा के अंदर रखने की कोशिश की। तो क्लासिफिकेशन के बेसिस पे इनके कैरेक्टर्स को जब हमने आइडेंटिफाई किया तो पता चला कि भाई ये प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, जो कि जिनको हमें एक अलग सेपरेट कैटेगरीज के अंदर इंक्लूड करना पड़ेगा। तब जो क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग इसको शाइजोमाइसिटीज़ के अंदर रखा गया, जो कि थैलोफाइटा का एक ग्रुप था, यानी एल्गी और फंजाई के दोनों के इंटरमीडिएट इनको रखा गया। और इनकी जो स्टडी है उसको हम बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं, और इसको किंगडम प्रोकैरियोटी के अंदर ही रखा गया। प्रोकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर इनका हमने डिटरमाइन किया। तो ये सब चीज़ें जो बेसिक इसकी हिस्ट्री के बारे में आपको मैंने बताई, और इनके कैरेक्टर्स को हमने कल डिस्कस कर लिया था कि भाई बैक्टीरिया जो है सभी जगह उपस्थित होते हैं, यानी कि ना केवल हवा में, पानी में, ना और ज़मीन पे, हर जगह फूड स्पॉयलेज के लिए रिस्पॉन्सिबल है ये, है ना, और बहुत सारी डिजीज़ करते हैं, यानी पैरासिटिक भी फॉर्म भी है इनकी, सैप्रोफिटिक फॉर्म्स में भी हमको ये मिलते हैं। मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अकॉर्डिंग बैक्टीरिया की बहुत बड़ी रेंज है, मतलब कि किस तरह से ये अपना पोषण बनाते हैं, पोषण लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग इनको हम बहुत सारी बड़ी कैटेगरीज में बांटते हैं। अपना खाना खुद भी ये बना सकते हैं, तो यानी ऑटोट्रॉफिक कैटेगरी में भी आ गए, और दूसरे से अपना खाना ले भी सकते हैं, यानी हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी इनमें पाया जाता है। उसमें भी आपको पैरासिटिक भी मिलेंगे, सैप्रोफिटिक भी मिलेंगे, कुछ बैक्टीरिया जो है वो सिम्बायोटिक भी हमको मिलता है। तो देखिए आप कितनी तरह की बैक्टीरियाज हमको मिल रहे हैं, और इनके अलग अलग तरीके से जो न्यूट्रिशन जो है ये अपना पोषण लेने का काम कर रहे हैं। तो ये जो इसके बारे में एक इंटरेस्टिंग चीज़ थी जो है इनकी वाइड रेंज, है ना। फिर इनकी जब स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस किया तो पता चला कि ये यूनिसेलुलर है ना, बहुत सिंपल टाइप की इनकी ऑर्गेनाइजेशन होती है, यानी कि उनकी कोशिकाओं को अगर देखा है तो बहुत साधारण तरीके की कोशिकाएं होती हैं, जैसे कि आपने साइनोबैक्टीरिया में भी देखी है। स्पेशल क्या है इसके अंदर? स्पेशल होती है इनकी कैप्सूल,
कैप्सूल जो कि एक रिजिड लेयर होती है जो कि सेल वॉल के भी बाहर होती है, तो वो कैप्सूल का प्रेजेंट होना और फिर इनकी सेल वॉल का जो कैरेक्टर्स हैं, सेल वॉल मतलब कि जो हम मानते हैं कि प्लांट्स में सेल वॉल होती है, एनिमल्स में तो है ही नहीं। तो प्लांट की सेल वॉल जो है वो बनी होती है सेलुलोज और पैक्टिन की, है ना। तो लेकिन यहाँ पे जो बैक्टीरिया सेल वॉल है वो थोड़ी सी डिफरेंट होती है, जैसे कल भी हमने डिस्कस कर लिया था इसको। ये जो है बनी होती है म्यूकोपॉलीसेकेराइड्स की, यानी कि एमिनो एसिड्स के कुछ कंटेंट्स और कुछ कार्बोहाइड्रेट के कंटेंट्स मिलकर इसकी वॉल को फॉर्म करते हैं। म्यूकोपॉलीसेकेराइड, म्यूमेरिक एसिड, म्यूरेमिक एसिड, टिकॉइक एसिड, इस तरह के कुछ कंपोनेंट्स जो हैं जो कि बैक्टीरिया की पहचान होते हैं और किसी में नहीं मिलते, यानी कि इनकी सेल वॉल जो है कुछ अलग ही तरह की होती है, ठीक है। फिर इसको जब हमने और इंटरनल बाहर से अंदर की तरफ हम चल रहे हैं, कैप्सूल को हमने डिस्कस कर लिया, देन सेल वॉल पे आ गए हम, देन प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे आ जाते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है इसकी वही 70S जो यूनिट मेम्ब्रेन होती है जो कि फॉस्फोलिपिड और प्रोटीन्स की बनी हुई होती है, उसी तरह की इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमको देखने को मिलती है, ठीक है। अब क्योंकि हमने बोला कि बैक्टीरिया जो है प्रोकैरियोटिक होते हैं, तो यानी कि इनमें यूकैरियोटिक कैरेक्टर्स नहीं है। यूकैरियोटिक कैरेक्टर्स में हमें सबसे पहले क्या याद आता है कि इसमें न्यूक्लियस जो है वो प्राथमिक प्रकार का मतलब यूकैरियोट के कैरेक्टर में न्यूक्लियस पाया जाता है, तो प्रोकैरियोट्स में हमको केंद्रक जो है पूरी तरह से एब्सेंट मिलेगा। तो यहाँ पे हमको क्या दिख रहा है कि न्यूक्लियस वाकई नहीं है, प्रिमिटिव न्यूक्लियस है, यानी कि इसका जो डीएनए है वो नेकेड फॉर्म में है। नेकेड मतलब हिस्टोन प्रोटीन्स नहीं है ना। हिस्टोन प्रोटीन्स के अलावा इसमें ना तो न्यूक्लियोप्लाज्म है, ना न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ना न्यूक्लियोलस है, तो हम बिल्कुल सर्टेन हो गए कि भाई ठीक है, इसमें प्रिमिटिव टाइप का न्यूक्लियस हमको देखने को मिल रहा है। ओके, देन उसके बाद सेकंड जो कैरेक्टर हमको प्रोकैरियोट्स का समझ में आता है, दैट इज़ कि इसमें डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल्स नहीं होंगे, यानी कि कोशिकांग जो है जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्जी बॉडीज़ है, राइबोसोम क्लोरोप्लास्ट है ना, ये सब जो है यहाँ पर एब्सेंट होंगे पूरी तरह से। अब जब इतने सारे सेल ऑर्गेनेल्स एब्सेंट हैं तो भाई इन सब का काम कौन करेगा, क्योंकि कोई भी सेल ऑर्गेनेल्स जो है ऐसा तो नहीं है फोकट में था किसी यूकैरियोटिक सेल में, सबके कुछ ना कुछ स्पेसिफिक काम थे। तो उनके कामों को करने के लिए कुछ मॉडिफिकेशंस इन्होंने अपनी बॉडी के अंदर मतलब अपनी सेल के अंदर कर रखे हैं। इनकी बॉडी तो इनकी सेल ही है ना, तो वो मॉडिफिकेशन जो है वो इम्पॉर्टेंट होते हैं। जस्ट लाइक कि एक एग्जांपल मैंने आपको कल बताया था, दैट इज़ मीजोसोम। तो मीजोसोम जो है ये एक स्पेशल टाइप का एक स्ट्रक्चर है जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बनता है, और ये मैंने आपको डायग्राम में भी दिखाने की कल कोशिश की थी। ये है बैक्टीरिया का बेस। एक सेकेंड, कहाँ गया? बैक्टीरिया की जो हम एक सेल का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं तो उसके अंदर हमको इस तरह के इन ग्रोथ दिखाई दे रही है, मतलब कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो अंदर की तरफ अंत्यवलित हो रहा है ना, इनफोल्डिंग हो रही है। दिस इनफोल्डिंग इज नोन एज मीजोसोम, है ना। ये मीजोसोम बेसिकली बना तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ही है, लेकिन इसका काम यहाँ पर दूसरा हो गया, क्योंकि इसके अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एंजाइम पाए जा रहे थे वो सारे एंजाइम इसकी मेम्ब्रेन पर लगे हुए हैं। तो ये भी वही काम परफॉर्म करेगा जो कि माइटोकॉन्ड्रिया कर रहा था। क्या कर रहा था माइटोकॉन्ड्रिया? रेस्पिरेशन का काम। तो यहाँ पे ये जो है वो रेस्पिरेशन के लिए मॉडिफाइड हो जाता है। और इसके अलावा बहुत सारे और एंजाइम्स हैं जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन अपनी तरफ रखती है। तो ये इस तरह के कुछ स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशंस यहाँ पर हमको दिख रहे हैं। अब आपको पता है कि पिगमेंट्स, अगर मान लीजिए बैक्टीरिया जो है ये फोटोसिंथेटिक है, क्योंकि आपको मैंने बताया कि फोटोसिंथेटिक भी होते हैं बैक्टीरिया और हेट्रोट्रॉफिक भी होते हैं ना। तो फोटोसिंथेटिक है तो इसमें फिर यहाँ पे पिगमेंट्स भी होने चाहिए, तो पिगमेंट्स भी इसके साइटोप्लाज्म में ही प्रेजेंट होंगे ना। तो यहाँ पे प्लेट्स हो सकती हैं, थैलेकॉइड्स जिनको आप कहते हैं, थैलेकॉइड के अंदर जो पिगमेंट्स है वो लगे हुए हो सकते हैं। यहाँ पे आपको ना तो कोई एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिख रही है, ना गोल्जी बॉडी दिख रही है, कुछ भी नहीं दिख रहा ना। तो यहाँ पे यही मैं आपको बता रही हूँ कि जनरल कैरेक्टर्स के अकॉर्डिंग हमको यहाँ पर बैक्टीरिया के अंदर कोई भी डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली नहीं दिखता है, और इसीलिए इसको बैक्टीरिया को हम प्रोकैरियोट्स की कैटेगरी में रखते हैं। राइबोसोम इसमें ज़रूर प्रेजेंट होते हैं जो कि 70S टाइप के होते हैं, और पूरे इसके साइटोप्लाज्म में बिखरी हुई कंडीशन में मिलते हैं हमको, क्योंकि ये किसी मेम्ब्रेन पर लगे हुए नहीं हो सकते हैं, ठीक है।
इनमें रिप्रोडक्शन जो है बाइनरी फिशन या ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो पूरी तरह से इनमें एब्सेंट है। इसकी जगह पे कॉन्जुगेशन, ट्रांसफॉर्मेशन या ट्रांसडक्शन की फॉर्म में इनमें सेक्सुअल एक्सचेंज या जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज मिलता है। रिकॉम्बिनेशन होता है। कॉन्जुगेशन को संयुग्मन कहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन को रूपांतरण, ट्रांसडक्शन को पारक्रमण। तो ये जो है हिंदी वाले बच्चों के लिए भी मैंने बता दिया आपको। ये जो चीज़ें हैं इन प्रोसेसेस के थ्रू हमको देखने को मिलता है कि जेनेटिक एक्सचेंज या जीन्स का एक्सचेंज यहाँ पर बैक्टीरियाज में हो रहा है। ठीक है। बैक्टीरियाज जो है ये मोटाइल होते हैं, कुछ बैक्टीरियाज कुछ नॉन मोटाइल होते हैं। तो मोटाइल बैक्टीरियाज में आपको फ्लैजिला प्रेजेंट दिखेगी जो कि फ्लैजिलेन प्रोटीन से बनी हुई होती है, और जो हायर जो ऑर्गेनिज्म है जिन उनमें जो फ्लैजिला मिलती है उससे ये बेसिकली डिफरेंट टाइप की होती है। ठीक है। तो ये हमको इसके जनरल कैरेक्टर जो मैं ऑलरेडी आपको समझा चुकी हूँ वो मैंने आपको अगेन डिस्कस कर लिए हैं। कुछ एक स्पेशल जो स्ट्रक्चर इनमें मिलते हैं दैट इज़ नोन एज रोम या हेयर लाइक अपेंडेजेस, जिनको हम पालाई या पिलाई कहते हैं। ये जो है पेलिन प्रोटीन से बने हुए होते हैं, और ये फ्लैजिला के अतिरिक्त जो बैक्टीरियाज हैं उनके सरफेसेस पे प्रेजेंट होते हैं। ये देखिए बच्चों, ये एडिशनल जो हेयर्स हैं इनका काम होता है कॉन्जुगेशन के दौरान, है ना। ये क्या करते हैं, एक बैक्टीरिया जिसके ऊपर पायला या हेयर प्रेजेंट है वो अपने क्लोज कांटेक्ट में आए हुए दूसरे बैक्टीरिया के कैप्सूल के अंदर इनको एंटर करा देता है, जिससे कि ये इनमें कनेक्शन बन जाता है ड्यूरिंग दी कॉन्जुगेशन प्रोसेस, है ना। तो ये जो है पायलाई ये फ्लैजिला से के अलावा जो एक प्रेजेंट अपेंडेजेस होते हैं उनके बारे में जो कि केवल बैक्टीरिया में ही हमको देखने को मिलते हैं, और स्पेशली ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज हैं उनमें हमको ये जो हेयर्स हैं वो मिलते हैं। ठीक है। तो बने हुए ये भी प्रोटीन्स के ही है। कहाँ से बनते हैं, साइटोप्लाज्म से बनते हैं, और बाहर की तरफ निकल रहे हैं तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, फिर सेल वॉल को, फिर कैप्सूल को तोड़ते हुए बाहर निकलते हैं। अब हम क्लासिफिकेशन की बात करें तो वर्गीस मैनुअल जो है उसमें सबसे पहले बैक्टीरिया को क्लासिफाई करने की का प्रयास किया था, और उन्होंने बहुत सारे सेक्शंस इसके बना के बड़ा सारा क्लासिफिकेशन प्रपोज किया था। और ये क्लासिफिकेशन जो है ये काफ़ी बड़ा है, और इसमें साइनोफाइसी से अलग इनको रखा है। देखिए आपके सिलेबस में एक जगह लिखा हुआ है साइनोबैक्टीरियाज और एक जगह लिखा है बैक्टीरिया, तो आपको दोनों ही पढ़ने। साइनोबैक्टीरिया हम कंप्लीट कर चुके हैं, इसीलिए मैंने आपको बैक्टीरिया शुरू किया है क्योंकि इनके काफ़ी कैरेक्टर्स सिमिलर हैं। ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पर जो वर्गीस मैनुअल के अकॉर्डिंग इनको क्लासिफाई किया था, तो उन्होंने जो है लेटेस्ट एडिशन जो उनका 1974 का था उसमें देखिए आपने बहुत बड़ा सारा क्लासिफिकेशन उन्होंने प्रपोज किया है। लाइक किंगडम प्रोकैरियोट्स के अंदर इन्होंने 2 डिविजन्स करे थे, जिसमें एक में रखा था साइनोबैक्टीरिया को, जो कि आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। ब्लू ग्रीन एल्गी वाले जो साइनोबैक्टीरियाज थे ये फोटोसिंथेटिक थे बेसिकली, है ना, और आपने सारे कैरेक्टर्स के पढ़ लिए हैं डिटेल में। है तो ये भी प्रोकैरियोटिक, लेकिन फोटोसिंथेसिस करते हैं, एरोबिक भी होते हैं, यानी कि इनमें ऑक्सीजन का यूज़ होता है, और जो है इनमें फोटोसिंथेसिस के दौरान आप फोटोसिंथेसिस के फार्मूला वो क्या इक्वेशन कैसे लिखते हो, CO2 + H2O, है ना, उससे बनता है C6H12O6। तो ये तो आपने पढ़ रखा है 12 लेवल पे। तो आपने देखा कि यहाँ पर CO2 के साथ H2O जुड़ता है, तो ऐसे बैक्टीरियाज जो कि वाटर को एज अ ऑक्सीजन डोनर या इलेक्ट्रॉन डोनर यूज़ करते हैं उसको हम इस कैटेगरी के अंदर रखते हैं। दूसरी कैटेगरी है जिसमें कि बैक्टीरिया वो आते हैं जो कि मे बी हेट्रोट्रॉपिक, मे बी फोटोसिंथेटिक। तो इनको बैक्टीरियाज को जो कि यूनिसेलुलर थे और इनमें रिजिड सेल वॉल प्रेजेंट थी जो कि डिफरेंट टाइप की थी, पेप्टाइड और ग्लाइकन की बनी हुई, और एनारोबिक थे, उनको हमने एक डिफरेंट कैटेगरी के अंदर रखा दिस इज नोन एज बैक्टीरिया, और इसका ये सेकंड डिवीजन इन्होंने कर दिया। अब इसके जो देखिए आप इस डिवीजन के इन्होंने फर्दर जो डिवीजन किया उनमें 19 ग्रुप्स में डिवीजन किया है इसका फोटोसिंथेटिक एबिलिटी के अकॉर्डिंग। ठीक है। अब ये देखिए इनको ज़्यादा डिटेल में हमें नहीं पढ़ना है, सिर्फ नाम आपको देखने हैं क्योंकि बहुत लंबा क्लासिफिकेशन है ये। ग्रुप 1 में आते हैं फोटोट्रॉपिक बैक्टीरिया जो प्रकाश संश्लेषण करते हैं। दूसरा ग्रुप में आते हैं ग्लाइडिंग बैक्टीरिया जो कि ग्लाइड करते हुए मूव करते हैं, स्लाइम मोल्ड्स टाइप होते हैं। थर्ड इज शीथित बैक्टीरिया जिनके ऊपर शीत प्रेजेंट होती है। फोर्थ इज बडिंग बैक्टीरिया जिसके अंदर कुछ अपेंडेजेस या बर्ड्स
जैसे हाइड्रा में बर्ड्स निकलती है ना, मुकुलन, उस तरह के बैक्टीरियाज होते हैं। फिर नेक्स्ट है, फिफ्थ आपका होता है स्पायरोकीट्स, जो कि स्पाइरल शेप के होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं, कॉइलिंग शो करते हैं। स्पाइरल को आगे और 6 ग्रुप के अंदर इन्होंने रखा है, जो जिसमें कि पूरे कर्व बैक्टीरियाज आते हैं, कॉमा लाइक बैक्टीरियाज। इनकी शेप और सेल वॉल जो है उसके कारण इनकी कॉमा लाइक शेप होती है। नेक्स्ट वी कम टू ग्रुप 7, जिसमें आते हैं ग्राम नेगेटिव एरोबिक रॉड्स या कोकाई, यानी ऐसे बैक्टीरिया जिनके ऊपर पहले ही प्रेजेंट होगी और ये एरोबिक भी हैं। इसके अंदर हमारे ये कैटेगरीज के अंदर आते हैं। नेक्स्ट वी कम टू ग्राम नेगेटिव फैकल्टेटिव बैक्टीरिया, यानी विकल्पी परजीवी, है ना, जो बैक्टीरिया हैं विकल्पी ग्राम नेगेटिव एनारोबिक रॉड्स जो हैं वो इस कैटेगरी के अंदर आती हैं। नेक्स्ट वी कम टू ग्राम नेगेटिव एनारोबिक बैक्टीरिया, जो कि बेसिकली हैं ग्राम स्टेनिंग के अकॉर्डिंग नेगेटिव रिएक्शन शो करते हैं और एनारोबिक है। फिर आते हैं ग्राम नेगेटिव कोकाई और कोकाई बेसिली, यानी कि है ग्राम नेगेटिव पर कोकस शेप के यानी गोल शेप के हैं, जिसको हम आगे और पढ़ने वाले हैं। ग्रुप 14 में ग्राम नेगेटिव एनारोबिक कोकाई, ग्राम नेगेटिव कीमोलिथोट्रोपिक बैक्टीरिया, फिर मीथेन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरियाज एंड ग्राम पॉजिटिव कोकाई बैक्टीरिया, एंडोस्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरियाज, ग्राम पॉजिटिव एस्पेरोजीनस रॉड शेप बैक्टीरियाज, एक्टिनोमाइसिटीज एंड रिलेटेड ऑर्गेनिज्म एंड रिकेशिया एंड माइकोप्लाज्मा, जिनमें से माइकोप्लाज्मा और रिकेशिया को अब हटाया जा चुका है इस क्लासिफिकेशन से, क्योंकि इनको एक इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल की तरह से अलग रख दिया है। तो रिकेशिया एंड माइकोप्लाज्मा को इसमें से हटा के अभी हमारे पास 17 ग्रुप है, जिनमें कि थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है बैक्टीरियाज में। और हमको ये क्लासिफिकेशन जो है इसको हम पूरा याद करना बहुत मुश्किल होता है, सिर्फ इसके टर्म्स को याद कर लेते हैं जो अपने आप में एक्सप्लेनेटरी हैं, सारी चीज़ों को एक्सप्लेन कर पा रहे हैं। ठीक है, तो ये क्लासिफिकेशन आपको रीड करना है जस्ट टू, है ना, और बाकी दूसरे जो इसके शेप साइज डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन है उनको हम और आगे डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब इसके डिस्ट्रीब्यूशन को मैं काफ़ी बार आपको बता चुकी हूँ किस तरह से इसका डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। कल से हम फिर यहीं से वापस लेंगे, और इसका जो एक क्लासिफिकेशन है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और ये क्लासिफिकेशन हमको पढ़ना है ढंग से, जो है इसकी शेप के अकॉर्डिंग। और ये शेप जो है ये देखिए, आपको बेसिलस जहाँ भी वर्ड यूज़ होता है दैट मीन कि रॉड शेप बैक्टीरिया से इसके अंदर है। तो ये रॉड शेप है या कोकाई शेप है, इसके बेसिस पे हम इसको आप कल क्लासिफिकेशन में पढ़ेंगे। तो यहाँ तक आपको समझ में आया बच्चों सबको?